हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग यूएनओ का सेकंड मेन ऑर्गन देखने जा रहे हैं, जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल या जिसे हम सुरक्षा परिषद कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल से। ये इसका सेकंड मेन एंड प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का, सुरक्षा परिषद। चैप्टर पांचवा, जो अध्याय इसका पांचवा है, चैप्टर 5 ऑफ द चार्टर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल। पांचवें अध्याय में, चार्टर के पांचवें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 27 तक में सुरक्षा परिषद के बारे में बताया गया है। इसमें जो अगर इसका हम कॉम्पोजिशन देखें कि इसका गठन हम देखेंगे तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स इसमें होते हैं। 5 आर परमानेंट, जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, और बाकी 10 सदस्य इसमें अस्थायी होते हैं। जो 5 इसके स्थायी सदस्य हैं वो मैं बताऊं आपको। फर्स्ट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, सेकंड इज फ्रांस, थर्ड इज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, रशिया जिसे हम कहते हैं, एंड फोर्थ इज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जो पूरा पूरा नाम है इनका वो मैं बता रही हूँ, यूके या जिसको यूनाइटेड किंगडम आप कहते हैं, वो इसका फोर्थ। एंड फिफ्थ इसका परमानेंट मेंबर्स जो है, फिफ्थ है जो एंड फिफ्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इसका पांचवा स्थायी मेंबर है। इसके बाद इसके जो अस्थायी मेंबर्स हैं वो 10, जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें 2 साल के लिए ये आते हैं। और इसमें इंडिया कब कब रहा इसका अस्थायी मेंबर, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1951-52 में इंडिया अस्थायी मेंबर रहा सुरक्षा परिषद का। उसके बाद 1967-68 में, फिर 72-73 में, उसके बाद 77-78 में, और फिर 84 और 85 में, 1984 और 85 में इसका सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इंडिया रह चुका है। और इसके बाद 91-92 में इंडिया इसका अस्थायी मेंबर रह चुका है। इसके बाद वोटिंग राइट अगर हम इसके देखें, मताधिकार किस तरीके से इसमें होता है, तो ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 1 वोट। सभी मेंबर्स को एक वोट, एक मत देने का अधिकार है। जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं, जिनको प्रक्रियात्मक संबंधी या लेस इंपॉर्टेंट जिसको मैटर्स जो होते हैं जिनको कहा जाता है, उसमें 9 मेंबर्स के, इसके जो 15 में से 9 मेंबर्स के एफर्मेटिव वोट्स होते हैं, सकारात्मक मत। एफर्मेटिव वोट्स इसके चाहिए होते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट या जिसको प्रक्रियात्मक प्रश्न कहा जाता है, इसके अलावा इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 9 वोट्स जो दिए जाते हैं, उनमें 5 स्थायी सदस्यों के एफर्मेटिव वोट्स शामिल हैं। जो 9 सदस्य इसके वोट देंगे उसमें से 5 स्थायी होने चाहिए, और उनके भी एफर्मेटिव या फिर सकारात्मक वोट चाहिए होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक मैं आपको अभी बताऊंगी। जब हम वीटो पावर की इसकी बात करेंगे तो वो निषेधात्मक या निषेधाधिकार जो कहा जाता है उसको नकारात्मक वोट कहा जाता है। इसमें इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 9 सदस्यों में से 5 स्थायी होने चाहिए, और उनके भी सकारात्मक वोट की जरूरत होती है। यदि इसमें एक भी मेंबर ने निगेटिव वोटिंग कर दी, वीटो पावर अपनी यूज कर ली, तो उस क्वेश्चन पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल उस प्रश्न पर निर्णय नहीं ले पाती है। इसके बाद आ जाइए इसके फंक्शन एंड पावर, जो इंपॉर्टेंट है सबसे, आपका क्वेश्चन जिस पर आता है फंक्शन एंड पावर्स या कार्य और शक्तियां जिसमें है। तो इसमें फर्स्ट आपका जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसके लिए इनफैक्ट इसकी स्थापना ही की गई है। यूएनओ में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए है कि इसका काम ही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो सबसे मेन जो इसका टास्क है, जो फंक्शन है इसका, यही है। तो सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य है, इसमें इसका शांति तथा सुरक्षा स्थापित या बनाए रखना। आर्टिकल 24 इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 24 कहता है कि ऑल द मेंबर स्टेट्स एग्री ऑन दिस, कि इस आर्टिकल 24 में कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके लिए सभी मेंबर स्टेट्स एग्री हैं। सभी मेंबर स्टेट्स कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल उनके बिहाफ पर कुछ भी ऐसा एक्ट कर सकती है जो कि शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए जरूरी हो। सभी मेंबर्स ने ये संकल्प ले रखा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को मानेंगे। इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन से सभी मेंबर स्टेट बाउंड होते हैं, जो कि वो शांति और सुरक्षा के लिए करता है। उससे सभी मेंबर स्टेट अपने आप को अग्री हैं कि हम उसकी हर बात को मानेंगे। इसके लिए एक पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा,
एक सुनिए, चार्टर के चैप्टर 6 में अध्याय 6 में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करने से रिलेटेड प्रावधान या प्रोसीजर बताया गया है। ये कहता है कि अगर दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी दो मेंबर्स में, अगर किसी भी दो स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो किस तरीके से अपने झगड़े निपटाएंगे। फर्स्टली, सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशन, जांच होगी उसकी, उसके बाद मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन होगा, उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट, आपसी समझौते से झगड़े निपटाने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा अगर नहीं होगा तो कोर्ट के डिसीजन या किसी और पीसफुल मेथड से वो इसे सुलझाएंगे, किसी शांतिपूर्ण तरीके को ही अपनाया जाएगा। अगर दो देशों के, दो मेंबर्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो पीसफुल, जो अभी मैंने आपको ये साधन बताए, मीन्स बताए, इन शांतिपूर्ण साधनों से उस झगड़े को निपटाया जाएगा। यदि वह इन सब मेथड से डिस्प्यूट्स नहीं सुलझा पाते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने वो पेश किया जाता है। तब सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है, युक्त, जिसको एप्रोप्रिएट कहेंगे आप, एप्रोप्रिएट या युक्त एक्शन लेती है, जिससे मेंबर स्टेट सभी बाउंड होते हैं, मतलब इसके मेंबर्स उससे बाउंड होते हैं। इसके अलावा और ये क्या करती है, कैसे शांति स्थापित करने के लिए और क्या करती है ये? थर्डली, शांति भंग की आशंका, अगर शांति भंग की आशंका हो या फिर सिर्फ आशंका ही हो, या शांति भंग की, या फिर शांति भंग हो जाए, तथा या फिर अतिक्रमण के कार्यों के संबंध में कार्रवाई, या तो शांति भंग हो या फिर उसकी आशंका ही हो और या फिर अतिक्रमण हो जाए, तो क्या होगा, तब किस तरीके की कार्रवाई होगी? एक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेट्स ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन को कहेंगे अतिक्रमण। तो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, वो हम देख रहे हैं। अभी हम इसका फर्स्ट ये देख रहे हैं कि शांति और सिक्योरिटी या सुरक्षा को स्थापित करने के लिए क्या क्या काम करती है, तो उसमें हम ये सब देख रहे हैं। तो थर्ड इसका पॉइंट है कि एक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेट्स ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन में क्या होगा? उपरयुक्त संदर्भ में सिक्योरिटी काउंसिल को चैप्टर 7 में, अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में इसे बहुत वाइटल पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 39 ये कहता है कि अगर कंफर्म हो गया है सिक्योरिटी काउंसिल को, अगर सुरक्षा परिषद को ये कंफर्म हो जाता है, ये लगता है कि ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें कि शांति भंग की आशंका भी है, या शांति भंग हो चुका है, या अतिक्रमण की कोई कार्रवाई हो रही है, तो सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 41, 42, 41, 42 के अकॉर्डिंग एक्शन लेने का निर्णय लेती है। अब ये प्रश्न उठता है कि अतिक्रमण या एग्रेशन होता क्या है, या किस ऐसी स्थिति कौन सी होगी जिसको कि अतिक्रमण या एग्रेशन माना जाएगा। तो इसके लिए जनरल असेंबली ने 1974 में, 1974 में एक ड्राफ्ट में, एक अपने प्रस्ताव में एग्रेशन की डेफिनेशन दी। पहले ऐसा होता था कि इसमें डिस्प्यूट होता था कि अमुक किसी भी कार्रवाई, अगर कोई भी ऐसा झगड़ा या कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि क्या ये अतिक्रमण या एग्रेशन कही जाएगी या नहीं कही जाएगी, तो 1974 में इस सारे जो एक आशंका या एक डिस्प्यूट था कि किसे अतिक्रमण माना जाए, उसके लिए एक विराम लग गया और 1974 में एक ड्राफ्ट या एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें कि एग्रेशन की डेफिनेशन दी गई। और एक ये बहुत जनरल असेंबली का या महासभा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका महासभा का एक कंट्रीब्यूशन इसे माना जाता है, जिसमें कि उसने एग्रेशन की परिभाषा दी। क्या दी परिभाषा? ये कहते हैं कि एग्रेशन इज द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय अ स्टेट, पहले अंग्रेजी में सुनिए, एग्रेशन इज द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट। अतिक्रमण क्या है? एक स्टेट के द्वारा, एक राज्य के द्वारा जब दूसरे राज्य में उसकी सॉवरेनिटी, संप्रभुता के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जब आर्म्ड फोर्स को यूज किया जाता है,
मतलब इन सब तीनों सिक्योरिटीज जो है इसमें बाधा पहुंचाने के लिए जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पर सशस्त्र बल का प्रयोग करता है तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा। ये परिभाषा दी गई 1974 में जनरल असेंबली के द्वारा। अब ये कहते हैं कि द फर्स्ट यूज ऑफ आर्म फोर्स बाय अ स्टेट इन हिंदी में सुनिए, चार्टर के प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी राज्य द्वारा सशस्त्र शक्ति का प्रथम प्रयोग अतिक्रमण का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि वो फर्स्टली उसको प्राइमा फेसी अतिक्रमण माना जाएगा। ये इन्होंने क्लियर किया। और इन्होंने ये क्लियर किया कि कोई भी एनी ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स, ऐसा कोई भी एक्ट जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ऐसा कोई भी एक्ट रिगार्डलेस ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, भले ही वॉर की डिक्लेरेशन या युद्ध की घोषणा न भी की जाए, तो जो ये एक्ट, जो ये काम मैं आपको आगे बताऊंगी, शेल सब्जेक्ट टू एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, ये एग्रेशन या अतिक्रमण माने जाएंगे भले ही वॉर की या फिर युद्ध की घोषणा न भी की गई हो। तो ये जो कार्य मैं अब आपको जो एक्ट्स आपको बताऊंगी ये अतिक्रमण के अंतर्गत माने जाएंगे अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 3 कहता है कि युद्ध की घोषणा हो अथवा नहीं, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य अतिक्रमण माना जाएगा। तो वो कौन से कार्य हैं? फर्स्ट ये कहते हैं कि जब किसी स्टेट की आर्म्ड फोर्स किसी दूसरे स्टेट की टेरिटरी या उसकी किसी पार्ट पर अटैक करे, फिर मिलिट्री ऑक्यूपेशन से उसे अपनी टेरिटरी में मिला ले। पहले एक स्टेट दूसरे पर अटैक करे और फिर मिलिट्री ऑक्यूपेशन या जिसको आप कहेंगे सैनिक आवेशन द्वारा उस स्टेट की टेरिटरी को खुद में अपने स्टेट में अपनी टेरिटरी में मिला ले, तो इसे अतिक्रमण कहा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि बॉम्बार्डमेंट बाय द आर्म्ड फोर्सेस और द यूज ऑफ एनी वेपन्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट, किसी अन्य स्टेट की क्षेत्र में, अन्य स्टेट की टेरिटरी में अगर बम वर्षा, बम्बार्डमेंट किया जाए, बम वर्षा की जाए आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, सशस्त्र बलों के द्वारा, अगर वहां दूसरे स्टेट के क्षेत्र में बम्बार्डमेंट या बमबारी की जाती है, तो या फिर किसी वेपन का, किसी शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी अतिक्रमण माना जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 ये कह रहे हैं कि द ब्लॉकेड ऑफ द पोर्ट्स और कोस्ट्स ऑफ अ स्टेट, अगर किसी राज्य के बंदरगाहों और समुद्री किनारों को ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी कर दी जाती है स्टेट बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अनदर स्टेट, अगर नाकाबंदी कर दी जाती है किसी भी दूसरे स्टेट के बंदरगाह या समुद्री किनारों को, तो इसे भी अतिक्रमण माना जाएगा। और ये क्या कहते हैं? एन अटैक बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ स्टेट ऑन द लैंड, सी और एयर फोर्सेस, मरीन और एयरफील्ड्स ऑफ अनदर स्टेट, अगर किसी स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट के लैंड पे, भूमि पर, समुद्र में, एयर फोर्सेस पर, वायुसेना पर, समुद्री स्थानों, मरीन को समुद्री स्थान बोलेंगे, मरीन्स या समुद्री स्थानों पर, या फिर एयरफील्ड्स में, हवाई अड्डों पर आक्रमण किया जाएगा, तो ये अतिक्रमण माना जाएगा। और ये कहते हैं अगर किसी, और अतिक्रमण कब माना जाएगा? अगर किसी अग्रीमेंट के तहत किसी कोई करार हुआ है, उस करार के तहत किसी स्टेट की आर्म्ड फोर्स किसी अन्य स्टेट में है, अगर किसी एक राज्य की सशस्त्र बल दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, तो उसे उस एग्रीमेंट की कंडीशंस के अगेंस्ट में, अगर उस करार की कोई शर्तें हैं तो उसके अगेंस्ट में ज्यादा देर तक अगर वो स्टेट अपनी ही स्टेट में किसी और के सशस्त्र बलों को रखता है, जबरदस्ती करता है और रखता है उसे, तो वो भी अतिक्रमण माना जाएगा। और ये कहते हैं नेक्स्ट, ये कहते हैं अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट इसलिए दूसरी स्टेट को देना कि वह किसी थर्ड स्टेट पर अटैक कर सके। जैसे एक राज्य अपनी किसी भूमि को, अपने किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य को इस कारण से दे कि वो दूसरा राज्य किसी थर्ड कंट्री पे अटैक कर सके, तो इसे भी अतिक्रमण माना जाएगा। ऊपर बताए हुए सब कार्यों को करने के लिए ऐसे सशस्त्र दल दूसरे स्टेट में भेजना, जो भी बात मैंने अभी बताई, ये सब अतिक्रमण माने जाएंगे। और अगर इन सब कार्यों को करने के लिए अपने आर्म्ड बैंड ग्रुप्स, जिनको बोलते हैं सशस्त्र दल, अगर हम अपने सशस्त्र, कोई भी देश अपने सशस्त्र दल इन सब कार्यों को करने के लिए दूसरे देश में भेजेगा, तो इसे भी अतिक्रमण माना जाएगा। तो ये एक उन्होंने एक परिभाषा दी कि अतिक्रमण कौन सा
एक एक्ट माना जाएगा। तो और ये अगर ऐसा होगा तो ये शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, खराब गलत है, और इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट या एक्शन ले सकती है। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि द एक्ट्स एन्यूमरेटेड अबव, ऊपर बताए गए एक्ट्स अगर पूर्ण, मतलब ये कहता है आर्टिकल 4 कह रहा है कि ये जो एक्ट बताए गए हैं इनके अलावा भी अगर किसी और कार्य को भी सुरक्षा परिषद चाहे तो एक अतिक्रमण के कार्य में ऐड कर सकती है। मतलब सुरक्षा परिषद को इतनी शक्ति दी गई कि वो आर्टिकल 4 के अधीन रहते हुए किसी अन्य, इन सब कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्य को भी अतिक्रमण के परिभाषा में फिट कर सकती है और भी इसमें ऐड कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 5 कहता है कि अतिक्रमण किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जाएगा। मतलब अगर कोई कहे कि कोई कारण दे, कोई स्टेट अपना, कोई राज्य अपना कारण दे, कोई भी प्रतिफल के अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन बताए कि इसके लिए हमने ये अतिक्रमण का कार्य किया, तो किसी भी तरीके से अतिक्रमण के कार्य को उचित नहीं कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। ये कहते हैं कि आर्टिकल 5 कहता है कि अ वॉर ऑफ एग्रेशन इज अ क्राइम अगेंस्ट इंटरनेशनल पीस। ये कहता है आर्टिकल अनुच्छेद 5 कहता है आक्रमणकारी युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में इसे उचित या औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एग्रेशन की इस डेफिनेशन को यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1974 को फाइनली स्वीकार कर लिया। जो ये दी गई थी इसे अडॉप्ट कर लिया गया। इट इज अनडाउटेडली अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट था, जो अतिक्रमण की परिभाषा को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। और इसके आधार पर किसी भी स्टेट के किसी कार्य को जो इसमें फिट होता था कि आपने जो ये कार्य किया ये अतिक्रमण की परिभाषा में आता है, तो उसको अतिक्रमण कहा जाता था कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले सकती थी। यह इसके बाद आ जाइए आप, इन सब के अलावा जब सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगे कि सिक्योरिटी काउंसिल ये खुद डिसाइड करती है कि उसके डिसीजन को, अगर वो डिसीजन लेती है कि कुछ गलत हो रहा है, उसके डिसीजंस को, उसके निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्म्ड फोर्स के अलावा और कौन से पनिशमेंट से स्टेट मेंबर्स को बाउंड किया जा सकता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगता है कि सिर्फ आर्म्ड फोर्स ही सफिशिएंट नहीं है किसी ऐसे स्टेट को रोकने के लिए जो कि अतिक्रमण कर रहा है, उसके लिए और वो क्या कर सकती थी, इसके लिए गिल्टी स्टेट जो गलत काम कर रहा है, वो गिल्टी स्टेट से बाकी स्टेट्स अपनी इकोनॉमिक रिलेशंस, अपने आर्थिक जो उसके संबंध है उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं सारे स्टेट्स। और किससे दूर कर लेते हैं? रेलवे, सी, जो समुद्र से संबंधित जो उनके करार या जो संबंध है, इसके अलावा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार साधनों से सभी स्टेट बायकॉट कर लेते हैं, अपने संबंधों को विच्छेद कर लेते हैं उस गिल्टी स्टेट से जो कि इस तरीके का अतिक्रमण करता है, या किसी भी स्टेट में या पूरे वर्ल्ड में अगर वो शांति या सुरक्षा के जो मीन्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाए हैं, उनको अगर निग्लेक्ट करता है, उनका वायलेशन करता है, तो सभी स्टेट्स को सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि उनसे अपने इन सब संबंधों को विच्छेद कर ले और उनका बायकॉट कर दे। इसके अलावा और क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल अबव ऑल दिस इफ नेसेसरी पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो क्या करता है? सिक्योरिटी काउंसिल हवाई, समुद्रिक तथा स्थल सेनाओं का भी प्रयोग वो कर सकता है। और इस तरीके से सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सब प्रोविजंस इंडिकेट करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को बहुत वाइटल पावर्स दी गई थी यूएनओ के द्वारा, कि इसका मेन टास्क ही था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शांति को बनाए रखना। और इतनी वाइटल पावर्स जो मैंने अभी आपको इतनी सारी बताई, ये सब दी गई थी सिक्योरिटी काउंसिल को। बट इसमें ये जो बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये अपने क्वेश्चन आपका यही आता है कि इतनी वाइटल पावर्स देने के बाद भी वो अपने इतने इंपॉर्टेंट टास्क में, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने में क्यों फेल रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सका, और जो जनरल असेंबली थी वो क्यों सिक्योरिटी से संबंधित कार्यों को भी करने लगी, और उसके जो कार्य थे जो यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे इतने सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं थे। बट ऐसा क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के
कई कार्य में वो फेल हुई और सुरक्षा जो आपकी महासभा थी, जनरल असेंबली की जो पावर्स थी वो बढ़ गई। सुनिए, बट सुपर पावर्स के बीच में जो मैंने अभी आपको सुपर पावर्स जो आपके स्थायी इसके 5 सदस्य बताए हैं उनको सुपर पावर्स बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सुपर पावर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो समन्वय होना चाहिए था, वो नहीं होने से इन सब पावर्स को सिक्योरिटी काउंसिल यूज नहीं कर पाती, नहीं कर पाई। मतलब जो इतनी सारी वाइटल पावर्स इसको पीस और सिक्योरिटी के लिए दी गई थी वो उसे ढंग से अच्छे से यूज नहीं कर पाई, क्योंकि जो सुपर पावर्स थी, जो 5 इसके स्थायी सदस्य थे, वो समन्वय नहीं रख सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीटो के प्रयोग से हुई। जो वीटो आप कहते हैं निषेधाधिकार को, एक जैसे मैं सकारात्मक वोट मत कह रही थी कि अफर्मेटिव वोट्स होते हैं, ये नेगेटिव वोटिंग होती है। हर सुपर पावर को, हर एक जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद के, उनमें से सभी को जो वीटो पावर दी गई थी उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इससे जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वो अपने डिसीजन लेने में अपने आप को एक तरीके से सफल नहीं कर पाती थी और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में नाकाम होती थी। तो सुनिए, सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के कारण इंटरनेशनल मैटर्स के इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाती थी। ईस्ट और वेस्ट के बीच में, जो पूर्व और पश्चिम के बीच में संघर्ष और रशिया द्वारा बार बार वीटो के प्रयोग ने कोल्ड वॉर को इनिशिएट किया। कोल्ड वॉर कहते हैं शीत युद्ध को, शीत युद्ध के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। शीत युद्ध को एक तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत हुई जब बार बार रशिया ने वीटो पावर यूज की। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल अपने एम को गेन करने में फेल रही। एम क्या था उसका? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना उसका एक लक्ष्य था और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकी। बावेट जो हैं आपके थिंकर, बॉवेट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर के प्रोविजंस के कारण नहीं, चार्टर में जो प्रोविजन दिए गए थे उनके कारण नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या उनके अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण अनसक्सेसफुल रही। लेकिन अब ऐसा हुआ है कुछ टाइम से इंटरनेशनल सोसाइटी में रशिया, थोड़े टाइम पहले से रशिया की जो इम्पोर्टेंस थी वो कुछ कम होने लगी और अमेरिका वन एंड ओनली सुपर पावर के रूप में बनकर उभरा और रशिया की अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्रीज पर, जो यूरोप के अन्य कंट्री थी उन पर इकोनॉमिक डिपेंड, जो रशिया था वो अमेरिका पर और अन्य यूरोपियन जो कंट्रीज थी, देश थे यूरोप के जो अन्य देश थे उन पर उनकी रशिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ गई। मतलब वो आर्थिक रूप से उन पर डिपेंड होने लगा। तब अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत ऊंची जगह मिलने लगी, एक सबसे ऊपर उसका स्थान आ गया। रशिया नीचे होने लगा, कम होने लगी उसकी इम्पोर्टेंस, और जो अमेरिका की जो एक प्लेस, एक जो उसका स्टेटस था वो बढ़ने लगा। स्टेटस, उसका जो एक स्थान था, ऊंची स्पेस उसको मिलने लगी। इस कारण से ही जो इराक का युद्ध हुआ था, तो तब इराक युद्ध में सिक्योरिटी काउंसिल इफेक्टिव रोल प्ले कर पाया था, क्योंकि जो अमेरिका था वो पूरा तरीके से हावी था, एक अकेली वन एंड ओनली सुपर पावर बन चुका था। इवन इराक के साथ रशिया के अच्छे रिलेशन थे, इराक के साथ उसके रिलेशंस अच्छे थे रशिया के, लेकिन उसके फेवर में वीटो यूज करने का रशिया में करेज नहीं था। रशिया में इतनी एक हिम्मत नहीं थी कि वो इराक के फेवर में अपना वीटो यूज कर सके। चाइना भी अमेरिका के सामने उस टाइम पे कुछ कर सका था, इसलिए पूरी सिक्योरिटी काउंसिल केवल अमेरिका के इशारों पर एक तरीके से नाच रही थी, पूरा काम कर रही थी। ये एक डेंजरस पोजीशन कही गई कि ये अमेरिका वन एंड ओनली सुपर पावर बनकर उभरा और इसको एक डेंजरस पोजीशन माना गया। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को हमेशा ये कहा जाता है कि बढ़ाना चाहिए, इसमें इंक्रीज करना चाहिए इसको, जिससे कि और मेंबर स्टेट्स इसमें आए और एक अकेला कोई देश एक मोनोपोली नहीं उसकी हो जाए, मतलब एक तरीके से उसकी अकेले की एकाधिकार ना उसका हो सके। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए। वॉशिंगटन का एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, उसने अपनी 10th एनुअल रिपोर्ट, उसने अपनी 10वीं वार्षिक
जो उसकी रिपोर्ट थी उसमें उसने कहा कि विश्व की स्थिति, उसने उसका नाम दिया था विश्व की स्थिति। 10वीं रिपोर्ट में उसने कहा कि काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने काउंसिल के सारे राइट्स और पावर्स को हथिया लिया है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वॉर्स को वैलिड कर दिया है। वॉर्स मतलब युद्ध को उसने वैलिड कर दिया है कि विधिक बता दिया है कि ये सही है, ऐसा बहुत गलत हो रहा है ये। तो इस सॉल्यूशन में इस सिचुएशन में सुधार लाने के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि बढ़ानी होगी। अब जबकि यूएन मेंबर्स बढ़कर आई थिंक 193 190 से अबव हो गए हैं, तो इस इंस्टीट्यूट ने रिकमेंडेशंस या सुझाव अपने दिए हैं कि इंडिया और कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनाए जाने चाहिए, बार बार और ज़्यादा बनाए जाने चाहिए, जिससे कि एक किसी भी स्टेट को इस पर मोनोपोली या फिर इस पर एक अधिकार होने से रोका जा सके। इसके अलावा बाविट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाविट द फेलियर ऑफ प्राइमरी अचीवमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैड द फॉलोइंग 3 कॉन्सिक्वेंसेज। बाविट कहते हैं कि जो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में फेल हुई है जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसके क्या परिणाम हुए। उसका फर्स्ट ये परिणाम हुआ कि जनरल असेंबली अडॉप्टेड दोज पावर्स एंड फंक्शंस विच आर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल फेल होने का परिणाम ये हुआ कि सुपर पावर, ये इसकी जो इसकी सिक्योरिटी से संबंधित जो सारे अधिकार सिक्योरिटी काउंसिल के पास थे सुरक्षा से संबंधित, वो महासभा को मिलने लगे, महासभा के पास आने लगे। इसके अलावा क्या हुआ, यूएन के बाहर, यूएन से यूएनओ के अलावा भी कई रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप हो गए। बहुत सारे ऐसे रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम्स बनने लगे, मतलब ऑप्शन के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल डेवलप हो गए एज एन ऑप्शन, विकल्प के तौर पर। और भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आने लगी, जैसे आपने सुना होगा नेटो एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप फुल फॉर्म नेटो एंड वॉर्सो पैक्ट वगैरह आ गए यूएनओ के अलावा भी। नेटो जिसका आप फुल फॉर्म बताएंगे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस और बनने लगे। वॉज फाउंडेड इन, ये 1948 में बना नेटो, एंड इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज का ये ग्रुप था पहले नेटो, जो कि 1949 में एस्टैब्लिश हुआ। फ्रॉम 30 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज थी दैट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट हुई है, टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर। अपने जो मेंबर स्टेट थे उनके सिक्योरिटी के लिए इनको एस्टेब्लिश किया गया नेटो को। अभी आपने जो युद्ध इजराइल का चला उसमें नेटो के बारे में बहुत सुना होगा। इसके अलावा और क्या परिणाम हुए इसके फेलियर होने से, क्या हुआ, पीस कीपिंग ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 6 एंड 7, अध्याय 6 और 7 के अंतर्गत पीस कीपिंग ऑपरेशंस, शांति बनाए रखने के लिए ऑपरेशंस का कार्यवाहियों का डेवलपमेंट हुआ। शांति स्थापित करने के लिए कार्यवाही का अध्याय 6 और 7 के अंतर्गत विकास हुआ, जिसमें मेंबर स्टेट अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली अपनी इच्छा से अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज करने के लिए इसे देते हैं, अपनी सेनाएं प्रयोग करने के लिए सुरक्षा परिषद को देते हैं। अब आ जाइए कि वीटो एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि वीटो का क्या बुरा प्रभाव सिक्योरिटी काउंसिल पर कैसे पड़ा। ये कहते हैं कि वीटो पावर्स जो दी गई थी इन ऑल 5 सुपर पावर्स को बिकॉज द फ्रेम, ये क्यों दी गई थी, बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द चार्टर अज्यूम्ड, जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में गठन या इसका संरचना के बारे में बात स्टार्टिंग में किया था, उन्होंने ये सोचा था, उनको फ्रेमर्स बोलेंगे, जिन्होंने इसको फ्रेम किया था, उन्होंने ये सोचा था, बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द चार्टर अज्यूम दैट दीज ग्रेट पावर्स शैल फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शैल कॉपरेट अमंग themselves फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। द अजम्पशन प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये सब सुपर पावर्स मिलकर सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ दिस वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल बिकम अ वीक ऑर्गन ऑफ यूएन। एक वीक ऑर्गन इसको कहा जाने लगा, यूएन का एक वीक या कमजोर अंग बोला जाने लगा। वीटो के कारण सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप को हैंडीकैप एक तरीके से पंगु, जिसको आप कहते हैं, हैंडीकैप सी हो गई। इसी कारण से जनरल असेंबली को पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ड्यूटीज एंड पावर्स दी गई। आपको मैंने जनरल असेंबली, जब हम पिछले
वीडियो में कर रहे थे, तो मैंने आपको यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। आप उस चीज को यहाँ पे भी डालेंगे कि इसीलिए शांति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव पारित किया गया, और इससे भी जनरल असेंबली की पावर्स बहुत बढ़ी, और वीटो के कारण जो सुरक्षा परिषद थी उसकी शक्तियों में कमी आई। बट फिर भी आप लास्ट में जब इसको वाइंड अप करेंगे अपने क्वेश्चन को, तब ये बताएंगे कि ऑल्दो द वीटो हैज ग्रेटली अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बट इट वुड बी रॉन्ग टू कंटेंड द सिक्योरिटी काउंसिल हैज नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा ये हुआ कि उसकी काम करने की शक्ति में कमी आई, बट फिर भी इसकी जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो हम भुला नहीं सकते। तो लास्ट में आप बताएंगे अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करते हुए कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बता देंगे कि वर्ल्ड पीस इसने मेंटेन किया 1948 में कोरिया में, इंडोनेशिया में 1949 में, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स में 1949, 65 और 71 में, कॉन्गो में 1960 और 61 में, साइप्रस में 1964 में, एंड अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में 1973 में, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट अभी भी और भी आप बता सकते हैं गल्फ वॉर हुआ था 1991 में, जिसको आप खाड़ी युद्ध कहते हैं, गल्फ वॉर 1991 में, उसमें भी सुरक्षा परिषद ने अपनी प्रेजेंस मार्क करवाई थी। तो आप इसको वाइंड अप करते हुए बताएंगे कि ये बहुत ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसने कुछ भी नहीं किया, तो ये सब चीजें आप उसमें लिखेंगे। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका वो पावर एंड शक्तियां और आप फंक्शन कह सकते हैं। उसके बाद आपके इलेक्टिव फंक्शंस में आप जल्दी से वाइंड अप करेंगे। हम इलेक्टिव फंक्शंस निर्वाचन संबंधी कार्य में आप बताएंगे सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली सेपरेटली इलेक्ट जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो थर्ड इसका अंग हम करने जाएंगे अभी, तो उसके जजेस को ये अपॉइंट करती है, और ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो आर्टिकल 97 के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटरी जनरल है इसका सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका भी अपॉइंटमेंट करती है सिक्योरिटी जनरल असेंबली के रिकमेंडेशंस पर। और इसके बाद आप बताएंगे सुपरवाइजरी फंक्शन पर आ जाइए। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य जो इसके हैं, इट परफॉर्म सुपरवाइजरी फंक्शंस आल्सो बिकॉज इट हैज पावर्स रिगार्डिंग एक्सपल्जन सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स। ये सुपरविजन के भी काम करती है, क्योंकि इसके पास जो मेंबर स्टेट्स हैं इसके बिकॉज इट हैज पावर्स रिगार्डिंग इसको निष्कासन और निलंबन से संबंधित कार्य भी इसके पास है। इसके बाद आ जाइए आपके कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, जिसको कि कहेंगे हम संवैधानिक कार्य। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कहे जाते हैं, क्योंकि नो अमेंडमेंट ऑफ द चार्टर इज पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल गिव देयर अफर्मेटिव वोट ऑन इट। कभी भी आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे चार्टर में अगर इसके यूएनओ के चार्टर में अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा अगर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जो हैं इसके सिक्योरिटी काउंसिल अनलेस एंड अनटिल ऑल द परमानेंट पांचों इसके परमानेंट मेंबर्स, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के पांचों परमानेंट मेंबर्स अपने सकारात्मक वोट नहीं दे देते हैं, एफर्मेटिव वोट्स नहीं देते हैं, तब तक किसी भी तरीके का चार्टर में अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टास्क और फंक्शंस थे सिक्योरिटी काउंसिल के। और अब आई थिंक इट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया?